तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का अनुमान किया गया है और उनसे निपटने के लिए राष्ट्रपति को बृहद संकटकालीन अधिकार प्रदान किया गया है। तो संकटकालीन अधिकार क्या क्या हैं? राष्ट्रीय आपात पहला है, राष्ट्रीय आपात। ये है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात ये है अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तीसरा है वित्तीय संकट या वित्तीय आपात। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या है? अनुच्छेद 360। तो अब अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रीय आपात है कब लागू होता है? जैसे कि युद्ध, देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, या कोई बाह्य देश आक्रमण कर दिया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट, ये सब किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है और जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संकट, उत्पन्न संकट के कारण होता है। ये हो गया। 356 राष्ट्रपति शासन। 356 के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण उत्पन्न होता है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, भारतीय अनुसंधान के भारतीय अनुच्छेद के 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र
विफल हो जाता है। उस स्थिति में 356 लागू होता है। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। 360 क्या है? वित्तीय आपात है। ये वित्तीय आपात अभी तक भारत देश में नहीं लगा है। तो अनुच्छेद 360 के अधीन जब भारत अथवा उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में हो, अब तक भारतवर्ष में वित्तीय आपात माने अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अब राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार, विशेषाधिकार ये क्या है भाई? इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में अनुच्छेद 361, संघ की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में अनुच्छेद 361 के अधीन राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 361 के अनुसार, अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 61 के अधीन महाभियोग के आरोप की जांच के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या निर्दिष्ट किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्मूल्यांकन किए जाने का निषेध नहीं करता। अगला क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई दंडिक कार्रवाई न तो संस्थित की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। अगला क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय को उसे बंदी बनाने या कारावासित करने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा वैयक्तिक रूप से किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में अनुतोष का दावा करने वाली कोई सिविल कार्रवाई उसके कार्यकाल में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व न दी गई हो। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारतीय संविधान के प्रावधान
विशेषकर अनुच्छेद 53, 74 और 75। अनुच्छेद 53, 74 व 75 को सरसरी तौर पर देखने से ऐसा आभास होता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह जब चाहे सत्ता पर अपना वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर तानाशाह बन सकता है। इस संबंध में एलन ग्लैडहिल भी इसी विचार का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को तानाशाह बना सकते हैं, परंतु सच्चाई इसके विपरीत है और संसदीय प्रणाली की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। वह देश का केवल प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं। राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं। वह मंत्री परिषद के सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इस स्थिति को 42वें संविधान संशोधन द्वारा और स्पष्ट कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन इस स्थिति को 42वें संविधान संशोधन द्वारा और स्पष्ट कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में समाविष्ट की गई पदावली, अनुच्छेद 74 में समाविष्ट की गई पदावली राष्ट्रपति ऐसी मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति ऐसी मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा राष्ट्रपति की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। अर्थात राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब है दो संशोधन की चर्चा इसमें हो जाए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान, चाहे इसको भी मिटा दिया जाए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में एक परंतुक जोड़कर राष्ट्रपति को इस बात का सीमित अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को समान तौर से माने या अन्यथा उसको मंत्रिमंडल के पुनर्विचार के बाद उसे जो सलाह दी जाती है वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति अधिक से अधिक विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उससे ज़्यादा
कुछ नहीं कर सकता। संसदीय प्रणाली में सत्ता का वास्तविक केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्री परिषद होती है, राष्ट्रपति नहीं। संसदीय प्रणाली में सत्ता का वास्तविक केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, संसदीय प्रणाली में सत्ता का वास्तविक केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है, राष्ट्रपति नहीं होता है। इस तरह से आज राष्ट्रपति खत्म हुआ, कल उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा।